वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। 383 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 384 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्तनधारियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, स्तनधारियों के शरीर पर बाल नाखून तो पाए जाते हैं किंतु सींग नहीं पाए जाते, और स्तनधारी प्रायः असमतापी मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और स्तनधारियों में फेफड़े अधिक विकसित नहीं होते। देखिए, स्तनधारियों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, करेक्ट है। नाखून पाए जाते हैं, करेक्ट है। किंतु सींग नहीं पाए जाते, गलत है। अब जो गाय है, भेड़ है, और क्या है, भैंस है, इनके सर पर सींग होते हैं ना। तो ये मंगल के एलियन तो है नहीं, पृथ्वी पर के स्तनधारी है ना, मनुष्य भी एक स्तनधारी है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। प्रायः स्तनधारी कोल्ड ब्लडेड नहीं, वार्म ब्लडेड होते हैं। मनुष्य जो है एक समतापी प्राणी है, समतापी नहीं। और दूसरे जानवर भी। स्तनधारियों में फेफड़े विकसित होते हैं पूरी तरह से, ऐसा नहीं अधिक विकसित नहीं होते, पर्याप्त विकसित होते हैं, तभी तो सांस लेता है फेफड़ों से। तो सारे के सारे गलत हैं, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी जो है वो सही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। स्तनधारियों के शरीर पर बाल, नाखून और क्रेटिन के बने हुए सींग पाए जाते हैं। स्तनधारियों में अन्य जंतुओं की अपेक्षा जटिल मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो पाया जाता है। प्रायः वार्म ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड मतलब समतापी प्राणी होते हैं ये, और इनमें फेफड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। विश्व भर में स्तनधारियों की लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी प्रजातियों की संख्या अन्य प्रजातियों की तुलना में भले ही कम हो, परंतु पारितंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले यही लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडस नहीं है? इस तरह के प्रश्न करते हैं यूपीएससी, 4 स्टेटमेंट बनाकर दे देगी, इनमें से कौन नहीं है, कौन ये नहीं है, कौन वो नहीं है। तो आर्थ्रोपोडस कौन नहीं है? देखिए, तिलचट्टा एक आर्थ्रोपोडस है, झींगा एक आर्थ्रोपोडस है, मक्खी भी एक आर्थ्रोपोडस है, जोक आर्थ्रोपोडस नहीं है, पानी में रहती है। तो आर्थ्रोपोडस या आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी जंतु होते हैं। आर्थ्रोपोडा समूह के प्रजातियों की संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है। इनका शरीर जो होता है वो पेट, वक्ष और सिर में बटा होता है। ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। कीट भी इसी प्रजाति में आते हैं। तिलचट्टा, झींगा, मक्खी, केकड़ा, ये सब क्या है, आर्थ्रोपोडस हैं। किंतु जोक जो है ना, वो एक एनेलिडा समूह का जीव है। क्या है? एनेलिडा समूह का जीव है। फाइलम पढ़े होंगे आपने, अगर साइंस साइड आपकी रही होगी 10th 12th में। और एनेलिडा का एक और प्राणी है जो किसानों का मित्र कहा जाता है, उसका नाम है केचुआ। केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिमा पोस्थुमा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जंगली गधों के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, जंगली गधे भारत, दक्षिणी पाकिस्तान और दक्षिणी पूर्वी अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। ये IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, मतलब CR हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं। और भारत में वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र के लिटिल कच्छ क्षेत्र एवं इंडियन वाइल्ड एस अभयारण्य में पाए जाते हैं। एस का मीनिंग क्या होता है? गधा। तो देखिए, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो जंगली गधे हैं भारत में हैं, भारत के साथ दक्षिणी पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में नहीं है, ईरान में पाए जाते हैं। अब इसकी वजह से पूरा कटेगा ये। IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है ये केवल संकटग्रस्त है, मतलब इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है नहीं ये। एलिमिनेट करो दोनों को। भारत में ये वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र के लिटिल कच्छ क्षेत्र एवं इंडियन वाइल्ड एस अभयारण्य में पाए जाते हैं। थर्ड वाला करेक्ट है केवल, तो बी है इसका आंसर। तो केवल 3 यहाँ पर करेक्ट है। जंगली गधा भारतीय मरुस्थल क्षेत्र का प्रमुख जंतु है। ये पश्चिमी भारत के साथ साथ दक्षिणी पाकिस्तान और दक्षिणी पूर्वी ईरान क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि अफ़गानिस्तान में। IUCN की लाल सूची में जंगली गधे इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। तो इंडेंजर्ड है ये, यहाँ पर जो लिखा है ना CR, वो नहीं है, वो करेक्ट है थर्ड वाला केवल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी मतलब CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी के अंतर्गत जो है, यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की संख्या 70% से
कम हो गई हो या उसमें कमी दर्ज की गई हो तो ऐसी स्थिति में इन्हें घोर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें किसी जीवधारियों की प्रजाति को प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो या 3 वर्षों में 25% की उसमें कमी आ रही हो। इनमें गलत हमको ढूंढना है। IUCN कैसे देखते हैं किसी प्रजाति में कि ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये प्रजाति। तो 10 वर्षों में प्रजाति की संख्या 70% नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड 90% पे होता है। 90% होनी चाहिए, 70% नहीं। 90% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो और ऐसी स्थिति में घोर संकटग्रस्त श्रेणी में इनको रखा जाता है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा सही है, प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो और 3 वर्षों में 25% की कमी रही हो। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। हमको गलत ढूंढना है तो गलत है 1। तो कथन 1 सही नहीं है, 2 सही है। तो यहाँ सॉरी फॉर दिस, यहाँ ए होना चाहिए ना। चलिए देखिए, जब प्रजातियों का उनके आवासों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ हो तो उन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। किसी प्रजाति को गंभीर संकटग्रस्त या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखे जाने के मानक इस प्रकार हैं। यदि 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या 90% से अधिक कम हो गई हो, ना कि 70% से ऊपर होना चाहिए, 20% कम से कम, 90 से कम जानी चाहिए। यदि प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो या फिर 3 वर्षों में 25% की कमी रही हो। ये मानदंड है, केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य शेष बचे हों उस प्रजाति में और 10 वर्षों में 50% तक प्रजातियों के विलुप्त होने की प्रायिकता हो और गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां विलोपन के अत्यधिक नज़दीक की श्रेणी में हैं। तो ये सारे के सारे मानदंड हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी के लिए। इनको पढ़ लीजिएगा। रेयर टू रेयर केस है कि ये पूछा जाए, लेकिन पता होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, सतत विकास समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का एक संतुलित एकीकरण है। सतत विकास की आधुनिक संकल्पना द ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य से प्राप्त की गई है। सतत विकास की आधुनिक संकल्पना द ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य से प्राप्त की गई है। करेक्ट है ये वाला, सेकंड फर्स्ट दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो सतत विकास समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का संतुलित एकीकरण है। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि आने के बाद से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जिनेवा कन्वेंशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वुल्नरेबल श्रेणी है IUCN की जीवधारियों के लिए, सुभेद इसको बोलते हैं हिंदी में। इसके संदर्भ में कौन सा सही है? जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो उसे सुभेद श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो और केवल 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्य ही शेष बचे हों। देखिए, वुल्नरेबल के संदर्भ में तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो उसे सुभेद की श्रेणी में डाल दिया जाता है, मतलब वुल्नरेबल श्रेणी में उसको डाल दिया जाता है। इसके मानक इस प्रकार तय किए जाते हैं। प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, प्रजाति की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, केवल 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष बची हो। तो वो था क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए, ये है वुल्नरेबल के लिए। अच्छा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ज़्यादा खतरनाक है वुल्नरेबल, वो नाम से पता चल रहा है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ज़्यादा खतरनाक है। चलिए 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से जो हैं सतत विकास के उद्देश्य हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा उद्देश्य है इसमें? गरीबी निवारण और सतत आजीविका, पर्यावरण अनुकूलित मानवीय गतिविधियाँ, मतलब मानव को हमको ऐसी गतिविधियाँ करनी हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो,
जो पढ़ते करेक्ट लग रहा है। नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता और ऊर्जा की दक्षता, ये करेक्ट है। गरीबी निवारण करना, सतत आजीविका, सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, मानव पृथ्वी पर तभी तक है जब तक कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य शब्दों में कहें तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता विद्यमान है। स्वतंत्र रूप से मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए सतत विकास की अवधारणा को अपनाते हुए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। गरीबी निवारण एवं सतत विकास, पर्यावरण अनुकूलन, मानवीय गतिविधियाँ, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण करना, उत्पादन अवसरों का विकास करना, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता और गैर नवीकरणीय को कम करना, उनका यूज़ कम करना, और ऊर्जा दक्षता। देखिए, ऐसे बुलेट पॉइंट हैं कि अगर मेंस में प्रश्न आता है तो इनको आप चेप सकते हैं पॉइंट बनाकर। ऊपर रामायण लिखी हो, एग्जामिनर यहाँ पढ़ेगा तो देखेगा हाँ भाई विद्यार्थी में दम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का मूलभूत विचार नहीं है? नवीकरणीयता तो होगा, ये तो है। अंतर्निर्भरता ये भी है। अनुकूलनशीलता भी है। आर्थिक प्रतिबद्धता नहीं है, गलत है ये वाला, बी वाला। तो देखिए, सतत विकास के मूलभूत विचार निम्नलिखित हैं। प्रतिस्थापन है, अंतर्निर्भरता है, अनुकूलनशीलता है, नवीकरणीयता है, आर्थिक प्रतिबद्धता इसके अंतर्गत शामिल नहीं है क्योंकि संस्थागत प्रतिबद्धता है, इसलिए दूसरा वाला असत्य हो जाएगा, बी असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण किस सम्मेलन के अंतर्गत हुआ? बाली सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन या फिर मराकेश सम्मेलन? देखिए, ये हुआ पेरिस सम्मेलन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। तो नवीकरणीय स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए 2015 में COP21 पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत एवं फ्रांस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई। नवीकरणीय ऊर्जाएं भी पूछ लेते हैं कभी कभी, नवीकरणीय ऊर्जाएं और गैर नवीकरणीय ऊर्जाओं को अलग करिए। तो कौन कौन सी है नवीकरणीय ऊर्जा? जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, एनर्जी ऑफ बायोमास हो गई, जियो थर्मल एनर्जी हो गई। और फिर गैर नवीकरणीय कौन सी है? जैसे कोल एनर्जी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये लिमिटेड है ना, कभी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हवा है, पवन चक्की चलेगी हमेशा, सूर्य का प्रकाश हमेशा, जियो थर्मल हमेशा, एनर्जी ऑफ बायोमास हमेशा। तो इनका यूज़ करना है हमको, नवीकरणीय चीज़ों का। गैर नवीकरणीय चीज़ों को सुरक्षित रखना है, मतलब बचाना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हेतु भारत के प्रयास के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है, इनकरेक्ट है। देखिए, भारत ने जैव विविधता संबंधी अभिसमय पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी पर हस्ताक्षर ना करे। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन पर किए हैं। ये कोई परमाणु अप्रसार संधि नहीं है जो इंडिया हस्ताक्षर नहीं करेगा इस पर। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 स्वच्छ पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हिमालय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अभियान भारत के सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु बनाए गए कार्यक्रम में शामिल है। ये करेक्ट है, शामिल है उन 8 में। और ये सेकंड वाला भी करेक्ट है, पहला वाला गलत है। भारत ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो गलत हमको ढूंढना था, एक गलत है केवल यहाँ पर। तो देखिए, भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC पर हस्ताक्षर के साथ 1994 में जैव विविधता अभिसमय पर भी हस्ताक्षर किए थे। भारत सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं अभिसमय का अनुपालन करने में कभी पीछे नहीं हटा है। तो ये इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, ये दोनों करेक्ट हैं। हाँ, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं भारत ने अभी, परमाणु अप्रसार संधि पर, क्योंकि भारत अभी परमाणु संपन्न देश तो है नहीं। परमाणु संपन्न देश कौन से हैं? चीन है, USA है, फ्रांस है, रूस है, इंडिया थोड़ी है ना। इंडिया है ना, पाकिस्तान है ना, दक्षिण कोरिया है। तो इन्होंने नहीं किए हैं अभी। चलिए अब आ जाइए। अब क्या आ जाना, कंप्लीट तो हो गए 10 प्रश्न। चलिए
अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 384 5 जो भी ये टेस्ट था वहाँ तक पहुँच सकते हो। देखिए, समय का सदुपयोग करना सीखिए। ऐसा मत सोचना कि 3.5 महीने का टाइम शेष है बीच में, वो 3.5 महीने यूँ चुटकी बजाते गायब हो जाएंगे। सबसे अच्छा एक चार्ट बना लेना, वहाँ पर डे लिख लेना, 115 से माइनस कर लो। जब एक एक दिन काटोगे ना, से एक दिन 115 काटा, फिर 114 काटा, फिर 113, फिर पता चलेगा। उस समय जो मंथ में जो है बड़ा लगता है, लेकिन दिन में बड़ा नहीं लगता। चलिए।